सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। प्रथम पृष्ठ पे लू के साथ साथ राजनीतिक खबरें भी हैं। इस राजनीतिक खबरों के बीच में एक हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का बयान भी है। इसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, यह उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के समान होती हैं। ये मतलब उनको ये दलील रखी गई थी कि जो ये सब बातें करते हैं, घोषणा करते हैं, सब भ्रष्ट आचरण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से पूरा दरकिनार कर दिया, इसे खारिज कर दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक व्यक्ति ने इलेक्शन के दौरान, चुनावों के दौरान ऐसे कई वादे करते रहते हैं। ये एक पार्ट एंड पार्सल है इलेक्शन का। ठीक है। यहाँ चक्रवात रेमाल को लेकर खबर है, दुखद है। रेमाल का जो असर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हम अपने संपादकीय पे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, और आज के संपादकीय में बात करी है अमेरिका और चीन का व्यापार संघर्ष, और ये लिखा है परमजीत सिंह बोहरा जी द्वारा। शुरुआत होती है, बीते दिनों अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर करों की दरें काफ़ी बढ़ा दी हैं। मतलब इंपोर्ट करेंगे अगर हम, इससे चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध बढ़ गया है। अमेरिका ने इसे चीन की गलत वैश्विक नीतियों का परिणाम बताया है। सर्वाधिक है कि चीन और अमेरिका की पारस्परिक लेन देन में चीन हमेशा आगे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 22 में अमेरिका का चीन से आयात $552 अरब का था, जबकि निर्यात मात्र $195 अरब। यानी अब अमेरिका का चीन के साथ व्यापारिक घाटा $376 अरब का था। इसे लेकर चर्चा आम रही है कि अमेरिका आखिर चीन पर क्यों निर्भर है। देखिए, आपको रियलिटी बताऊं, चाइना का बहुत सारा मार्केट अमेरिका में है। बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए जाते हैं अमेरिका में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मास मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन ब्रांड्स की चाइना में ही होती है। एप्पल के फ़ोन चाइना बन के आते हैं। ठीक है, तो चाइना तो बहुत पुराना दोस्त रहा है इनका। अमेरिका में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि अमेरिका चुनावी वर्ष में दूसरे मुल्कों को लक्षित करके अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करता है। मसलन बीते कई चुनावों में भारत को लेकर आउटसोर्सिंग का मुद्दा चर्चा में रहा। इस दफ़ा उसके निशाने पर चीन है। असल में ये कहा भी जा रहा है, जो जितने भी आपके विशेषज्ञ हैं, कि ये सब ना बस एक चुनाव के टाइम में जुमलेबाजी होती है। रियलिटी में चाइना चाइना के प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे डिपेंडेंट है अमेरिका, है ना। तो ये सब होता रहता है। दरअसल चीन अब अमेरिका के लिए ही नहीं, विश्व की दूसरी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्या बनता जा रहा है, कूटनीतिक राजनीतिक तौर पे। इसके पीछे चीन का आर्थिक ढांचा मुख्य कारण है, जो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है। चीन की आर्थिक नीतियों में पिछले 2-3 दशक से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि वहाँ के सभी कारखाने 100% क्षमता के आसपास का उत्पादन करें। बीते कई वर्षों में चीन ने घरेलू मोर्चे पर नागरिकों की उपभोग क्षमता जीडीपी की तुलना में विश्व के सबसे बड़े विकसित मुल्कों में सबसे कम है। यानी चीन उद्यमों में तैयार पदार्थों की मांग खुद चीन में बहुत कम है। मतलब चीन ज़बरदस्ती प्रोडक्शन करे पड़ा है और खुद उसकी डिमांड नहीं है। इसलिए चीन को इन्हीं विश्व के दूसरे मुल्कों में खपाना पड़ता है। तो चीन खुद चाहता है कि उसके संबंध बने रहे विदेशों से, और लगभग 176 173 तिहत्तर मुल्क हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं व्यापार को लेकर। और चीन की आर्थिक नीति साथियों वैश्विक स्तर पर कोई बहुत ही ना असमंजस सी रहती है। डिप्लोमेसी के नाम पे हर किसी को परेशान करता रहता है। ट्रेड के नाम पे लोग ट्रेड उसी से करते हैं। ट्रेड के नाम पे आज भी ट्रेड बड़े बड़े देश चीन से ही करते हैं, है ना।
डिप्लोमेसी के नाम पे सबको परेशान कर रखा है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन के विरुद्ध यह कदम एकाएक नहीं उठाया। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर चीन की आर्थिक नीतियों की मुखालत बड़े स्तर पर देखने को मिली है। बीते अप्रैल में जर्मनी के राष्ट्रपति ने अपनी चीन की यात्रा के दौरान इस बात को बड़ी मुखरता से रखा कि चीन की उत्पादन क्षमता प्रशंसनीय है। देखिए जर्मनी के असल में अब क्या हो रहा है कि जर्मनी वाले इतना क्यों तारीफ कर रहे थे उनकी। अभी चीन ने गाड़ी बनाई है BYD, ये कंपनी है, ये इसने टेस्ला की टक्कर बनाई है। और आपको पता है BYD की डिमांड इतनी आ चुकी है, एक तो कम रेट में दे रहा है, ठीक है, और जर्मन जितनी गाड़ियाँ हैं उनके बराबर क्वालिटी दे रहा है। जर्मन गाड़ी जितनी महंगी महंगी BMW मर्सिडीज है उनके बराबर क्वालिटी दे रहा है। तो और दूसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करता है ना। इसलिए अब ये सब देश भी तारीफ़ करने लग गए हैं चाइना की। BYD दिखेगा, BYD के समय क्रांति ले आई है, टेस्ला की तरह गाड़ी है, एकदम एडवांस गाड़ी है। अगला लेख है लापरवाही की लक्षाग्रह। गर्मी के मौसम में आग लगने की आशंका अधिक बनी रहती है, खासकर जब तापमान अधिक होता है तो बिजली के तारों के पिघलकर आपस में चिपकने और जल उठने का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों और भीड़-भाड़ वाले भवनों में आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है। मगर अपने व्यावसायिक हितों को सबसे ऊपर रखने वाले परिसरों में अक्सर ऐसे उपायों के मामलों में लापरवाही देखी जाती है। गुजरात के राजकोट में और दिल्ली के एक शिशु अस्पताल में लगी आग की घटनाएं ताज़ा उदाहरण हैं। दोनों जगहों पर आपातकालीन निकास नेहात संकरा था। अग्निशमन संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था। ऐसा नहीं है कि जिन जगहों पर ये हादसे हुए वहाँ के प्रबंधकों को दूसरी जगहों पर हुए हादसों की जानकारी नहीं थी, फिर भी वह सुरक्षा उपायों को लेकर इतने लापरवाह कैसे थे। समझ से परे है। यह वहाँ चल रहे निर्माण कार्यों के चलते कोई चिंगारी चिटकी, मतलब बेसिकली राजकोट में क्या हुआ था कि जो गेमिंग जोन था उसी के सटे हुए जगह पे काम चल रहा था, मतलब गेमिंग जोन के ही कैंपस में काम चल रहा था। वेल्डिंग का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वेल्डिंग की मशीन से CCTV फुटेज निकाली गई है, उसमें ये बात देखा गया है कि जो वेल्डिंग की मशीन थी उसे चिंगारी लगी, उसने आग पकड़ ली और वही आग थी जो पूरे गेमिंग जोन में फैल गई, है ना। ऐसे ही आपका जो अस्पताल दिल्ली में अस्पताल बच्चों का अस्पताल शिशु अस्पताल था, उसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे, ठीक है। किसी कारण से चिंगारी-विंगारी लगी ऊपर के चरणों में, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गए, बड़ा विस्फोट हो गया, पूरा अस्पताल लपटों में झुलस गया। ये असल में 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है इन कमर्शियल स्पेस चलाने वालों को कि कैसे हम सामान्य सुरक्षा कर सकें अपनी। दूसरी बात, फायर की एनओसी के बिना इतने बड़े-बड़े सेंटर्स चलते कैसे हैं? क्या ये रिश्वतखोरी की वजह से पास हो जाते हैं? तीसरा, फायर डिपार्टमेंट को भी समय-समय पे अस्पतालों में जाकर, स्कूल्स में जाके, होटलों में जाके ड्रिल्स करवानी चाहिए लोगों को। लोगों को ड्रिल करानी चाहिए कि क्यों ड्रिल करानी चाहिए? ड्रिल का मतलब क्या होता है? एक घटना बनाई जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे भागेंगे आप लोग, कैसे बाहर जाएँगे? अगर ड्रिल करा देगी फायर डिपार्टमेंट, कोई घटना हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग को सिखा दे कि चलो आप भी आग बुझा देना, हम नहीं आएँगे। जब तक फायर डिपार्टमेंट आती है 10 मिनट 15 मिनट में, तब तक वो लोग बच जाएँ। क्या पता ट्रेनिंग होने की वजह से लोग समय रहते बाहर हो जाएँ। इतना तो फायर डिपार्टमेंट कर सकती है। इससे ना लॉस कम होगा, हानि कम होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग को पता ही नहीं होता है करना क्या है, इस चक्कर में नुकसान और बढ़ जाता है। ये खबर बहुत बढ़िया है खबर ये आपकी माउंट एवरेस्ट को लेकर।
असल में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता ने अपने बुलंद हौसले की बदौलत कामयाबी के नए शिखर को छू लिया है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया है। ऐसा करने उन्होंने एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने के अपने ही कीर्तिमान को तोड़कर नए इतिहास रच दिए हैं। नेपाल के 54 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता ने इस माह की दूसरे सप्ताह में 19वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का कीर्तिमान बनाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत बार चढ़ चुके हैं। इनका अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़े पड़े हैं। ऐसे ही कामयाबी की तरफ हमको भी बढ़ना चाहिए। हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। जितना स्कोर आपका आता है उससे और तोड़ के बड़ा स्कोर बनाइए और बढ़िया नंबर लाइए। बाकी ऐसा कोई विशेष खबर तो नहीं है, आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे अगर मिस कर दी है तो माफ़ी चाहते हैं, मगर वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके प्लीज़ विजिट ज़रूर करिएगा एक बार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।